दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में अपन जो राजस्थान की जो प्रमुख हवेलियां और महल थे उनको कंप्लीट कर लिए थे। उससे पहले अपन बात किए थे जो राजस्थान की जो प्रमुख छतरियाँ थी। ठीक है, आज अपन जो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजस्थान की चित्रकला। ठीक है, राजस्थान की अगर चित्रकला की अपन बात करते हैं तो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है जो टॉपिक है। जो चित्रकला से, जो पेंटिंग से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा समझने लायक भी है। इसके जो चित्रकार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो चित्रकारों में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। भाई देखिए, जैसे अपन चार जो प्रमुख जो शैलियाँ पढ़ेंगे चित्रकला की, तो उनमें जो अलग अलग जो चित्रकार है उनके जो नाम है व्यक्तिगत होते हैं। भाई चित्रकार जो भी होते हैं व्यक्तिगत नाम होते हैं, व्यक्तियों के नाम होते हैं, चित्रकारों के नाम होते हैं। तो एग्जाम में अपन यहाँ तो चाहे कितना भी याद करें, लेकिन एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूज हो ही जाते हैं। तो थोड़ा समझ के चलोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो अपन बात करते हैं आज एक एक करके विस्तार से अपन जानेंगे क्या है जो शैलियों की विशेषताएं हैं, कौन कौन से जो मुख्य मुख्य जो चित्र बनाए जाते हैं जो एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो उनकी अपन बात करेंगे विस्तार से। तो आज अपन बात करते हैं राजस्थान की चित्रकला। ठीक है, देखिए राजस्थान की चित्रकला की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले बात आता है कि राजस्थान की जो चित्रकला है इस पर प्रभाव किस किस का देखना पड़ता है, या कौन कौन सी जो शैलियों का जो प्रभाव देखना पड़ता है। राजस्थान से बाहर की जो शैलियां भी देखनी पड़ती है क्या इसके ऊपर, जो राजस्थानी चित्रकला पर। तो अपन बात करते हैं, देखिए जो राजस्थानी चित्रकला है इसके ऊपर जो प्रभाव देखने को मिलता है, एक तो जैन प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, एक प्रभाव मिलता है देखने को गुजराती प्रभाव देखने को मिलता है, एक प्रभाव मिलता है अपभ्रंश, एक जो प्रभाव मिलता है मुगलों का जो प्रभाव मिलता है अपने को। बात करते हैं जैन, ठीक है, गुजराती, इसके बाद में बात करते हैं अपभ्रंश, इसके बाद में बात करते हैं मुगल प्रभाव। देखिए मैं बताने की कोशिश करूं, भाई जैन जो प्रभाव भी यहाँ पर दिखाई देता है। भाई जैन जो काफी जो जैनों के जो संत रहे थे, ठीक है, जैन संत हुए हैं, तो उनकी जो उनसे भी प्रभावित हुई अपनी जो राजस्थानी जो चित्रकला की जो शैली है। इसके बाद में बात करते हैं गुजराती। भाई जो राजस्थान गुजरात से लगता हुआ जो स्टेट है, यानी अपन बात कर लेते हैं कि जो यानी एकीकरण जब पढ़ रहे थे कि जो राजस्थान वाला जो क्षेत्र था, जो गुजरात का जो बॉम्बे प्रांत में आता था उस समय, वो जो क्षेत्र राजस्थान से बिल्कुल टच करता था। वर्तमान में जो गुजरात जो स्टेट है वो टच करता है, तो कहीं ना कहीं गुजराती प्रभाव भी दिखाई पड़ता है राजस्थानी चित्रकला पर। इसके बाद में बात करते हैं अपभ्रंश। ये थोड़ा समझने लायक है, भाई ये शब्द क्या होता है, ये अपभ्रंश क्या होता है। देखिए अपभ्रंश की जो मैं बात बताऊं, एक जो मुख्य धारा से हटकर उसके ऊपर जो अन्य जो शैलियों का प्रभाव पड़ता है, इसको अपभ्रंश कहते हैं। जो मुख्य व्यवस्था से हटकर जो बिगड़ना शुरू हो जाती है। अपन एक तो जो भाषा पर जो बोलियों पर पढ़ेंगे, ठीक है, जो अपभ्रंश शैली का जो प्रभाव है, ठीक है, और एक जो चित्रकला पर पढ़ रहे हैं अपभ्रंश। तो मुख्य व्यवस्था से हटकर जिस पर दूसरी जो व्यवस्थाओं, जो दूसरी शैलियों का प्रभाव पड़ता है, उससे बिगड़ने की कगार पर जो आ जाती है, जो यानी उससे प्रभावित होकर जो आगे यानी विकसित होती है, उसको कहते हैं अपभ्रंश। तो अपन बात करेंगे यानी अपभ्रंश की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। और जो लास्ट में अपन बात करते हैं मुगल प्रभाव, तो मुगलों ने राज किया था। जो मुगल जो अटैक वगैरह खूब होते हैं भारत पर भी और राजस्थान पर भी, तो अपन बात कर सकते हैं जो यानी प्रभाव देख सकते हैं कि जो मुगल जो शैली का भी काफी प्रभाव रहा है तो राजस्थानी चित्रकला पर। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करना। तो राजस्थानी चित्रकला पर यानी जैन शैली का प्रभाव रहा है, गुजराती शैली का प्रभाव रहा है, अपभ्रंश शैली का प्रभाव रहा है और मुगल शैली का प्रभाव रहा है। अब बात करते हैं इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। जो एक जो टाइम जो देखा जाता है, पर्टिकुलर टाइम की अगर बात करते हैं, जो विधिवत जो जानकारी मिलती है, तो सन जो 1500 के आसपास से इसकी विधिवत जानकारी मिलती है। ठीक है, सन 1500 के आसपास से जो राजस्थानी चित्रकला की विधिवत जानकारी मानी जाती है, या आसपास 1500 को यानी विधिवत इसकी जो जानकारी सन 1500 के आसपास से मानी गई है। ठीक है, ये बात हो गई है। देखिए थोड़ा सा लिखने की कोशिश कर लेना, सन 1500 के आसपास से इसकी विधिवत जानकारी मिलती है या मानी गई है। भाई इससे पहले ही विकास तो हो चुका था, लेकिन विधिवत जो जानकारी एक सही तरीके से जानकारी अपन मानते हैं या अपने को मिल जाते हैं, जो कुछ
प्रमाण मिल जाते हैं, जो प्रूफ मिल जाते हैं, तो 1500 के आसपास से सही तरीके से मिल जाते हैं। हालांकि अपन कुछ चित्रों की बात करेंगे तो वो पहले से ही है, ठीक है। तो अब बात आती है और आगे भाई नामकरण, राजस्थानी जो चित्रकला के नामकरण की बात आती है। भाई जो अलग अलग जो बड़े चित्रकार हुए हैं, जो इतिहासकार भी अपन मान सकते हैं, तो इन चित्रकारों ने इसको राजस्थानी जो चित्रकला को किस प्रकार से जो नाम दिया है, जो नामकरण किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो नामकरण की बात आती है तो आनंद कुमार स्वामी की। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी की बात आती है, नामकरण में अगर बात आती है तो सबसे पहले तो देखिए, जो आनंद कुमार की बात करते हैं तो जो राजस्थानी जो चित्रकला का जो सबसे पहले जो वैज्ञानिक जो विभाजन करता है, जो साइंटिफिक जो क्लेरिफिकेशन करता है, जो डिवाइडेशन करता है, ठीक है, जो देखिए वैज्ञानिक जो विभाजन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले करता है आनंद कुमार स्वामी। तो आप लिख लेना कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले ये सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन करता है तो वो कोई करता है, आनंद कुमार स्वामी करता है। देखिए इसके बाद में बात आती है यानी राजपूत पेंटिंग्स जो पुस्तक है, तो राजपूत पेंटिंग्स जो पुस्तक है आनंद कुमार स्वामी की है, 1916 में लिखी गई थी। ठीक है, देखिए थोड़ी सी और मैं बात बताने की कोशिश करूँ, जो इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए, यानी जो आनंद कुमार स्वामी है इसकी जो पुस्तक है राजपूत पेंटिंग, जो इसका जो राजपूत पेंटिंग का जो कवर है, जो बाहर वाला जो कवर होता है ना, उसके ऊपर इसका नाम थोड़ा सा अलग प्रकार से लिखा हुआ है। जैसे अपन कुमार लिखते हैं KUMAR, लेकिन इसका जो नाम वहां पर जो इस पुस्तक जो राजपूत पेंटिंग्स जो पुस्तक है, इसके जो कवर पर जो लिखा हुआ है COOMARA, ठीक है, COOMARA। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इस प्रकार से नाम है। वे इंग्लिश मीडियम वाले भाई ये यार किस प्रकार का नाम है, तो कुमार को अपन KUMAR लिखते हैं। हालांकि ये कोई जो समझने लायक याद रखने लायक फैक्ट नहीं, एग्जाम की दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस ओनली मैं बता रहा हूँ जो मुझे जानकारी है इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद में बात देखिए, आनंद कुमार सबसे पहले, आनंद कुमार स्वामी सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का जो वैज्ञानिक विभाजन करता है। इसकी 1916 में एक पुस्तक आती है, 1916 में जो पुस्तक आती है आनंद कुमार स्वामी की, जिसका नाम है राजपूत पेंटिंग्स, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं जो राजपूत पेंटिंग्स में जो क्या उल्लेख करते हैं आनंद कुमार स्वामी। तो राजपूत पेंटिंग्स नामक जो पुस्तक है, इसमें जो आनंद कुमार स्वामी जो उल्लेख करते हैं कि राजस्थानी और पहाड़ी चित्रकला को एक जगह दिखाते हैं। राजस्थानी जो चित्रकला है और जो पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी समझते हो आप, जो ठीक है, राजस्थानी और पहाड़ी जो क्षेत्र की जो चित्रकला है उसको ये शामिल करते हैं। राजस्थानी पहाड़ी क्षेत्र, राजस्थानी चित्रकला और पहाड़ी जो क्षेत्र की चित्रकला है, इसको एक जगह शामिल करते हैं आनंद कुमार स्वामी इस पुस्तक में, राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में, जो 1916 में आती है। अब मैं आपको बात बता दूं या क्लियर कर दूं, जो राजस्थानी चित्रकला आप समझते हो, अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र वाली जो चित्रकला है वो पहाड़ी क्षेत्र में क्या क्या लेते हैं, किस किस क्षेत्र को लेते हैं आनंद कुमार स्वामी राजपूत पेंटिंग्स जो नामक पुस्तक है इसमें। देखिए इसमें लेते हैं हिमाचल प्रदेश को, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पहाड़ी क्षेत्र में लेते हैं आनंद कुमार स्वामी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर और राजस्थान साथ में। तो राजस्थान प्लस पहाड़ी क्षेत्र, तो पहाड़ी क्षेत्र में आपको बता दिया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को शामिल करते हैं राजस्थानी चित्रकला के साथ, कि भाई ये जो राजस्थानी चित्रकला है, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद में बात करते हैं ओसी गांगुली और जो एक हेवेल नामक जो चित्रकार हुए हैं, बड़े चित्रकार हुए हैं ओसी गांगुली। ओसी गांगुली और हेवेल, देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना, ओसी गांगुली सौरव गांगुली को कुछ नहीं लगते भाई, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, हालांकि मजाक की बात है। तो ओसी गांगुली और जो हेवेल, ठीक है, ये चित्रकार हुए हैं। इन्होंने भी फिर कालांतर में जो राजस्थानी जो चित्रकला है इसको राजपूत चित्रकला कहा है, ठीक है, ये दोनों हुए हैं, इन्होंने राजपूत चित्रकला कहा। ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना कि ओसी गांगुली और हेवेल ने भी कालांतर में राजस्थानी जो चित्रकला है इसको राजपूत चित्रकला कहा है। पूछ सकते हैं राजपूत चित्रकला निम्नलिखित में से किसने कहा राजस्थानी चित्रकला को, तो ऑप्शन में फिर ये दे दिए जाएंगे और जो तीन ऑप्शन है वो अलग दे दिए जाएंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं WH ब्राउन।
देखिए नामकरण की अपन बात करें तो 3-4 जो चित्रकार हुए हैं, बड़े चित्रकार हुए हैं, तो उनसे अपन एग्जाम्पल के रूप में अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात किया आनंद कुमार स्वामी, इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है आनंद कुमार स्वामी का, ठीक है। पुस्तक भी ध्यान रख लेना, जो बुक भी ध्यान रख लेना कब आती है, इसमें कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल करते हैं। जो W.H. ब्राउन की बात आती है तो W.H. ब्राउन, इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक बुक है इंडियन पेंटिंग्स, उसमें राजपूत कला कहते हैं ये। ठीक है, W.H. ब्राउन की बात आ रही है तो W.H. ब्राउन की अपन बात करते हैं तो इनकी जो एक पुस्तक है इंडियन पेंटिंग, तो इंडियन पेंटिंग्स में ये कहते हैं ये जो राजपूत चित्र, यानी जो W.H. ब्राउन है तो राजपूत कला कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए राजपूत चित्रकला नहीं, राजपूत कला कहते हैं। जो O.C. गांगुली और हेवल राजपूत चित्रकला कहते हैं। तो W.H. ब्राउन, उनकी जो अपनी पुस्तक है इंडियन पेंटिंग, इसमें कहते हैं राजपूत कला। देखिए ये चित्रकला से ही डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बने, बट इनकी पुस्तक भी पूछी जा सकती है। इंडियन पेंटिंग्स निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है, आपको W.H. ब्राउन याद आना चाहिए उस समय। तो जो राजपूत पेंटिंग्स जो किसकी पुस्तक है तो आनंद कुमार स्वामी आपको याद रहना चाहिए या आना चाहिए। अब बात आती है H.C. मेहता की, तो H.C. मेहता इन्होंने हिंदू कला कहा था, ठीक है। H.C. मेहता की बात आए तो इन्होंने जो चित्रकला को हिंदू कला कहा था, जो राजस्थान जो चित्रकला है इसको हिंदू कला कहते हैं। बात आती है इनकी जो पुस्तक की स्टडी इन इंडियन पेंटिंग्स, ठीक है। H.C. मेहता की बात आती है तो इनकी एक पुस्तक है स्टडी इन इंडियन पेंटिंग्स, इसमें ये हिंदू कला कहते हैं, ठीक है। बात हो गई है ये इनकी, यानी जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो अपन किए थे आनंद कुमार स्वामी की 1916 में राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक आती है। इन्होंने इस पुस्तक में राजस्थान यानी राजस्थानी और जो पहाड़ी क्षेत्र की चित्रकला को एक जगह किया है, जो शामिल किया है पहाड़ी क्षेत्र की अपन बात कर लिए हैं, यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जो जम्मू कश्मीर वाले जो क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद में बात की थी O.C. गांगुली और हेवल ने भी कालांतर में राजपूत चित्रकला कहा अपनी चित्रकला को। इसके बाद में अपन बात की है यानी जो W.H. ब्राउन ने, तो इंडियन पेंटिंग्स इनकी जो पुस्तक है इंडियन पेंटिंग में राजपूत कला कहते हैं। इसके बाद में H.C. मेहता की बात किए हैं। H.C. मेहता की जो पुस्तक है स्टडी इन इंडियन पेंटिंग्स, इन्होंने यानी हिंदू कला कहा है। इसके बाद में देखिए बात आती है राय कृष्णदास की। देखिए राय कृष्णदास की अपन बात थोड़ी बहुत करें तो इनके बारे में, ये भारत की चित्रकला कहते हैं इनकी, जो भारत की चित्रकला इनकी पुस्तक रहती है। तो भारत की चित्रकला किसकी पुस्तक है ये आपको पूछा जा सकता है। तो भारत की जो चित्रकला है राय कृष्णदास की जो पुस्तक है। देखिए जो भारत की चित्रकला है राय कृष्णदास, इंपॉर्टेंट फैक्ट में बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भारत की चित्रकला किसकी पुस्तक है तो राय कृष्णदास की पुस्तक है। ये अपनी जो पुस्तक में राजस्थानी चित्रकला कहते हैं, ठीक है, कि राजस्थानी चित्रकला कौन कहते हैं राजस्थानी चित्रकला को, तो राय कृष्णदास कहते हैं। इनकी जो पुस्तक है भारत की चित्रकला। ठीक है, राय कृष्णदास इनकी जो पुस्तक है भारत की चित्रकला, ये जो इस पुस्तक में उल्लेख करते हैं, जो लिखते हैं, ये कहते हैं राजस्थानी चित्रकला। अपनी जो चित्रकला है इसको राजस्थानी चित्रकला कहते हैं। ये बात हो चुकी है, थोड़ा सा जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी इसकी बात हुई है। अब अपन बात करेंगे प्रॉपर, यानी जो चित्रकला की जो शैलियां हैं, जो 4 शैलियां अपन पढ़ते हैं तो उनकी बात करेंगे। इससे पहले थोड़ी सी और बात बता दूं मैं आपको। देखिए राजस्थान की जो प्राचीन जो चित्रित ग्रंथ है, ठीक है, राजस्थान की जो प्राचीन चित्रित ग्रंथ है वो जैसलमेर में मिलते हैं। अब जैसलमेर में साहब कहाँ पे मिलेंगे वो भी बता दो आप, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए जो जैसलमेर का जिन भद्र सूरी भंडार है,
देखिए आप लिख लेना, जैसलमेर में जो जिनबद्र सूरी भंडार है, मैं आपको कहीं ना कहीं पहले बता चुका हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो अपन उसकी, यानी जो जिनबद्र सूरी भंडार की बात पहले कहाँ पर कर चुके हैं। तो राजस्थान के प्राचीन चित्रित ग्रंथ जैसलमेर के जिनबद्र सूरी भंडार में स्थित है या रखे हुए हैं। ठीक है, अब बाद में चित्रों की भी बता देता हूँ कौन कौन से चित्र है। एग्जाम्पल की दृष्टि से अपन बात करें, एग्जाम्पल ले, दो चित्र में बताता हूँ आपको। एक तो ओग्य निर्युक्ति व्रति, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। और एक जो चित्र है 10वें कालिका सूत्र चूर्णी। ठीक, इन दोनों चित्रों का नाम अगर लिख सको तो लिख लो, वरना मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। देखिए एक जो चित्र है जो जिनबद्र सूरी भंडार में रखा हुआ है, ओग्य निर्युक्ति व्रति, ठीक है, और 10वें कालिका सूत्र चूर्णी। ठीक है, ये बात है, ये दोनों रखे हुए हैं जैसलमेर के जिनबद्र सूरी भंडार में। ठीक है, ये 1060 ईस्वी के आसपास के जो चित्र हैं, ये जैन ग्रंथ है। इन ग्रंथ जो चित्रित ग्रंथ है, ठीक है, ये 1060 ईस्वी के आसपास के हैं, ये जैन ग्रंथ है। ठीक, ये बात हो गई। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा, ओग्य निर्युक्ति व्रति जो चित्रित ग्रंथ है ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर रखा हुआ है? जैसलमेर के जिनबद्र सूरी भंडार में रखा हुआ है। ये एक चित्र है 10वें कालिका सूत्र चूर्णी, ये भी 1060 ईस्वी के आसपास का चित्र है, जैन ग्रंथ है। देखिए ये भी जैसलमेर के यानी जिनबद्र सूरी भंडार में रखा हुआ है। ये बात हो चुकी है। अब बात आती है राजस्थान की जो चित्रकला है इसका वर्गीकरण। देखिए आज अपन शायद मेवाड़ की जो चित्रकला है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जो मेवाड़ शैली है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो चार अपन जो शैलियां पढ़ते हैं, ठीक है, भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर। तो चार में जैसे मेवाड़ पढ़ते हैं, मारवाड़ पढ़ते हैं, ढूंढाड़ पढ़ते हैं और जो हाड़ौती पढ़ते हैं। देखिए आप हेडिंग डाल सकते हो राजस्थान की चित्रकला का वर्गीकरण। ठीक है, राजस्थान की चित्रकला का वर्गीकरण आप हेडिंग डाल सकते हो। इसके बाद में अपन बात यानी एक जो स्टेटमेंट लिख लेना, एक जो वाक्य लिख लेना, नोट डाल के लिख लेना कि जो राजस्थान यानी जो राजस्थान की जो चित्रकला है, जो चित्र शैलियां हैं, इसको भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर चार भागों में डिवाइड किया गया है या चार भागों में बांटा गया है। अब देखिए साहब, आपको ऐसा लगेगा भाई चार भाग कैसे बता रहे हैं? सांस्कृतिक आधार पे ये चित्रकला की बात कर सकते हैं, लेकिन भौगोलिक आधार यहाँ पर जियोग्राफिकल जो बेस है कैसे रखा जाएगा, कैसे ये डिवाइड करेंगे। देखिए अपन जो बड़ी बड़ी रियासतें पढ़ते हैं, राजवंश पढ़ते हैं, वहां पर भी अपन पहले बात कर लेते हैं कि जो मेवाड़ अपन पढ़ते हैं। ठीक है, मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है मैं आपको बता चुका कौन कौन सा जो मुख्य रूप से क्षेत्र है। इसके बाद में अपन जो मारवाड़ भी पढ़ते हैं, तो मारवाड़ वाला जो क्षेत्र मुख्य रूप से आप जानते हो कौन कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, ढूंढाड़ अपन पढ़ते हैं, जैसे आमेर जो कछुआ शासक अपन पढ़ते हैं तो उसमें मुख्य रूप से आमेर या जयपुर पढ़ते हैं। तो ढूंढाड़ में कौन कौन सा जो क्षेत्र आता है ये भी शायद आप लोग जानते हो। राजस्थान ज्योग्राफी आप सही तरीके से पढ़ रखे होंगे, मुझे आशा है। ठीक है, हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है मुझे आशा है कि आप इसको भी सही तरीके से जानते हो। हाड़ौती वाले को सबसे सही तरीके से जानते हो आप, यानी हाड़ौती क्षेत्र आते हैं आपके माइंड में, आपके मुंह पर आ जाता है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, तो अब इसके बारे में साहब बात करते हैं आगे। बारा अपन यहाँ पे प्रॉपर रूप से नहीं देखेंगे, हाड़ौती चित्रकला पढ़ेंगे तब, क्योंकि अपन बात कर लेते हैं कि बारा बाद में जिला बना था। तो हाड़ौती में पहले मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, झालावाड़ ही आया करते थे। तो अब देखिए आप डाल लिए होंगे जो हेडिंग कि राजस्थान की चित्रकला का वर्गीकरण। इसके नीचे आप लिख लेना कि भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर राजस्थान की चित्रकला को चार भागों में बांटा गया है। चारों नाम मैं आपको बता दिया हूँ, नाम तो मैं लिख देता हूँ भाई, इतनी तो मैं भी कोशिश कर लूंगा।
मेवाड़ चित्रकला, दूसरी अपन पढ़ेंगे मारवाड़ चित्रकला, ठीक है। तीसरी अपन पढ़ेंगे ढूंढाड़ चित्रकला, और जो चौथी पढ़ेंगे हाड़ौती चित्रकला, ठीक है। ये हो गई साफ बात। अब देखिए इसमें भी अपने को अलग अलग जो जगह की चित्रकलाएं जो पढ़ने को यानी पढ़नी पड़ेगी। अब आप मेवाड़ चित्रकला के आगे डेस लगा के लिख सकते हो कि चाउंड या उदयपुर, चाउंड ओब्लिक उदयपुर, ठीक। अब देखिए मैं चाउंड ओब्लिक वाला जो मैटर था तो इसलिए मैं थोड़ा सा खुद लिख दिया, आप लिख लेना। यानी जो चाउंड उदयपुर के बाद में अपन पढ़ेंगे यानी देवगढ़ चित्रकला, और फिर जो नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन नाथद्वारा चित्रकला। तो मेवाड़ चित्रकला जो चित्रकला की जो शैली है, इसमें अपन तीन जगह की या तीन जो चित्रकलाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे जो चाउंड या उदयपुर, दूसरी पढ़ेंगे देवगढ़ चित्रकला, और तीसरी पढ़ेंगे जो नाथद्वारा चित्रकला, ठीक है। आप यहाँ पे भी लिख लो, फिर अपन आगे भी लिखते रहेंगे। देखिए थोड़ा सा सही रहेगा, यहाँ पे बेस तैयार हो जाएगा, यानी अब आप रिवीजन भी करोगे तो मेन जो प्रश्न खोलते ही आपको जो ये इस प्रकार से जो चारों शैलियां दिख जाएगी, चारों शैलियों में कौन कौन सी चित्रकलाएं आती है वो भी आपको सही तरीके से स्टार्टिंग में ही दिख जाएगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आप आगे रिविजन कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख देना चाउंड या उदयपुर जो फर्स्ट है, जो सेकंड है देवगढ़ है, थर्ड है नाथद्वारा। ये जरूर नहीं है कि अपन फर्स्ट सेकंड के आधार पर पढ़े, लेकिन कोशिश करेंगे ऐसे ही पढ़ेंगे। अब जो दूसरे की बात आती है मारवाड़ की, तो मारवाड़ में सबसे पहले आपके माइंड में आता है जोधपुर, ठीक है। तो जोधपुर आप लिख लो, तो जोधपुर चित्रकला शैली यानी चित्रकला अपन पढ़ेंगे। दूसरी बात आती है बीकानेर की, तो बीकानेर आप लिख लेना। तीसरी की बात आती है किशनगढ़, ठीक है। किशनगढ़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, मारवाड़ जो चित्रकला की बात आती है वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। तो जोधपुर, बीकानेर, जो थर्ड है किशनगढ़ लिख लो, ठीक है। फिर जो फोर्थ पे आप लिख सकते हो नागौर लिख सकते हो, जो फिफ्थ या फाइव पे लिख सकते हो जैसलमेर लिख सकते हो, इसके बाद में जो सिक्स पे लिख सकते हो अजमेर, ठीक है। तो ये मारवाड़ कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में बात आती है ढूंढाड़ की, तो ढूंढाड़ में बात आएगी आमेर या जयपुर, ठीक है। ये बात हो गई है। सबसे पहले अपन जो ढूंढाड़ पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे यानी आमेर या जयपुर की जो चित्रकला है। इसके बाद में बात आती है अलवर की, तो अलवर भी जो उस समय में यहाँ पर ही आता था, ढूंढाड़ वाले क्षेत्र में ही आता था, ठीक है। ये बात हो गई है। देखिए अलवर के बाद में बात कर लेना एक ठिकाने की, जो लिख लेना थर्ड नंबर पे उनियारा, ठीक है। उनियारा की अपन चित्रकला पढ़ेंगे। इसके बाद में जो चौथे या फोर्थ नंबर पे लिख लेना शेखावाटी चित्रकला। ये बात हो गई है। बात आती है यानी जो हाड़ौती की, तो हाड़ौती में लिख लेना बूंदी, कोटा और झालावाड़, ठीक है। बूंदी, कोटा यानी कोमा, झालावाड़। देखिए ये अपन चित्रकलाएं पढ़ेंगे। तो अपन आज सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ चित्रकला की। मुझे आशा है कि जैसे मैंने आपको बताया है वैसे की वैसे ही आपने यहाँ पे नोट किया होगा, वैसे की वैसे ही आपने लिखा होगा, और उसी के अकॉर्डिंग अपन एक एक करके मैं जो चित्रकला को पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब हेडिंग डाल लो मेवाड़ चित्रकला, ठीक है। मेवाड़ चित्रकला की हेडिंग डाल लो, मेवाड़ चित्रकला की अपन बात करते हैं। मेवाड़ चित्रकला में सबसे पहले अपन चावड़ा उदयपुर की बात करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ी सी जो बेसिक इंफॉर्मेशन बता देता हूँ आपको, भाई जो क्या है क्या नहीं। यहाँ के जो प्राचीनतम चित्रित जो ग्रंथ हैं उनकी बात कर लेते हैं। मेवाड़ के जो प्राचीनतम जो चित्रित ग्रंथ है उनकी मैं बात बताता हूँ आपको। तो आप लिख लो मेवाड़ के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ, ठीक है। सबसे पहले बात आती है 1260 के आसपास की, 1260 ईस्वी लिख लो आप। तो 1260 ईस्वी, ठीक है। 1260 ईस्वी की बात आती है। तो 1260 ईस्वी की बात आती है तो यहाँ पर इस समय का कोई चित्र मिलता है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो रावल तेज सिंह यहाँ पर इस समय राजा है, ठीक है। रावल तेज सिंह, देखिए किस प्रकार से जो स्टार्टिंग में राजा रावल लगाते हैं उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। रतन सिंह किस प्रकार से जो अंतिम जो शासक था इस रावल शाखा का, इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फंसने की आवश्यकता नहीं है ज्यादा, इस प्रकार के जो फैक्ट्स में जो अपन राजवंश पढ़े थे वहां पर बात कर चुके हैं। तो जो रावल तेज सिंह जो राजा रहता है 1260 में आहड़ की, यानी आहड़ देख देता हूं मैं, ये जो चित्र है ये आहड़ में मिलता है,
ठीक है। ये जो चित्र है, जो मैं चित्र का नाम अभी बताऊंगा, जो चित्र की अपन बात कर रहे हैं वो 1260 ईस्वी का चित्र है, रावल तेज सिंह के समय का चित्र है, आहड़ में मिलता है। साहब अभी वो चित्र कौन सा है उसका भी नाम बता दो। वो चित्र है श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, ठीक है, श्रावक प्रतिक्रमण चित्र चूर्णी। ठीक है, ये चित्र मिलता है 1260 ईस्वी का जो चित्र है, जो रावल तेज सिंह के समय का चित्र है, आहड़ में मिलता है ये, ठीक है। मेवाड़ चित्रकला के प्रमुख प्राचीन चित्रित ग्रंथ मिलते हैं ये इन चित्रों के रूप में। ये बात हो गई है। ये चित्र का जो लिख लेना, जो चित्रकार है किसके द्वारा ये चित्रित किया जाता है, किसके द्वारा लिखा जाता है, करमचंद डागा के द्वारा, ठीक है। आप लिख लेना, इजी सा फैक्ट है, इजी सा नाम है, करमचंद डागा के द्वारा ये चित्रित ग्रंथ है, चित्रित जो चित्र है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना। इसके बाद में आती है बात 1423 की। तो 1423 की बात आती है, तो 1423 के आसपास आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर अब इस समय राजा कौन रहता है। तो आपके माइंड में आएगा साहब दो राजा रहते हैं इस समय, यानी जो चलते हैं 1423 के आसपास। तो देखिए मैं सही तरीके से बताने की कोशिश करूँ तो 1423 में जो राजा रहता है मोकर, ठीक है। ये मोकर, अब अपन पर्टिकुलर अपन राजवंश की बात नहीं कर रहे हैं, अपन यहाँ पर चित्रकला की बात कर रहे हैं। तो ये जो चित्र है, ये जो अपन चित्र की बात करेंगे, ये कुंभा तक चले जाता है, ठीक है। कुंभा के शासन काल तक ये चित्र चले जाता है। 1423 ईस्वी में एक चित्र ग्रंथ यानी चित्र मिलता है 1423 ईस्वी का, मोकर से कुंभा के शासन काल तक कंप्लीट होता है ये चित्र, ठीक है। तो कुछ उल्लेख यहाँ पर मोकर का मिलता है, कुछ उल्लेख यहाँ पर जो कुंभा का भी मिलता है। सुपार्श्वनाथ चरितम, इंपॉर्टेंट चित्र आ जाता है सुपार्श्वनाथ चरितम। चरितम का अर्थ होता है जीवनी, ठीक है। चरितम का अर्थ होता है जीवनी। भाई साहब ये सुपार्श्वनाथ कौन थे? तो सुपार्श्वनाथ जी थे ये जैनों के 7वें तीर्थंकर हुए थे, ठीक है। सुपार्श्वनाथ जी जो हुए थे ये जैनों के 7वें तीर्थंकर हुए थे। चरितम का जो मैं आपको बता दिया आपको जीवनी। तो इस जो चित्रित जो ग्रंथ है इसमें सुपार्श्वनाथ जी की जीवनी चित्रित की गई है, ठीक है। मोकल और कुंभा के समय में चित्रित किया जाता है 1423 ईस्वी का। आगे पीछे थोड़ा हो सकता है लेकिन आपको ध्यान रखना है जो चित्र है मुख्यतः इसकी जो सन दी गई है, सन अपने को उल्लेखित मिलती है 1423 मिलती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा मोकल के समय का। हालांकि मुख्यतः अपने को मोकल रखना है, कुंभा भी ऑप्शन में आ सकता है। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, ये मोकल का स्टार लगा लेना, मोकल का यार यहाँ पर आपको ज्यादा तवज्जो देना है मोकल, ठीक। 1423 का जो चित्र है जो ग्रंथ है सुपार्श्वनाथ चरितम। चरितम का अर्थ होता है जीवनी। सुपार्श्वनाथ जी हुए थे जैनों के 7वें तीर्थंकर, तो इनकी जीवनी चित्रित की गई है। ये बात हो चुकी है। इसके बाद में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। नोट डाल के आप लिख लेना कि जो मेवाड़ जो चित्रकला है अजंता चित्रकला से प्रभावित प्रतीत होती है, ठीक है। मेवाड़ चित्रकला है जो अजंता और एलोरा अपन पढ़ते हैं, तो मेन हिस्ट्री पढ़ते हैं उस समय, वहां पर जो अजंता और एलोरा पढ़ते हैं तो ध्यान रखना कि जो मेवाड़ की जो चित्रकला है यानी अजंता चित्रकला से प्रभावित होती है या प्रभावित प्रतीत होती है। प्रतीत होने का मतलब है दिखाई देती है, भाई उसकी जैसे है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं जो मेवाड़ जो चित्रकला शैली है राजस्थानी चित्रकला का उद्भव है, ठीक है। मेवाड़ चित्रकला जो शैली है, मेवाड़ चित्रकला शैली, देखिए नोट डाल के लिखना इन दोनों बातों को। तो अपन फर्स्ट बात की है कि मेवाड़ चित्रकला अजंता यानी चित्रकला से प्रभावित प्रतीत होती है। जो सेकंड नोट डाल लेना कि जो मेवाड़ चित्रकला शैली है राजस्थानी चित्रकला का उद्भव है। देखिए बड़ा फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मेवाड़ चित्रकला यहां से राजस्थानी चित्रकला का उद्भव होता है, ठीक है। इसका मतलब यह है। अब बात आती है प्रॉपर चावंड या उदयपुर चित्रकला। देखिए चित्रकला वाला जो ये चित्रकला है ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है आते हैं एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं, तो भाई याद थोड़ा सा सही तरीके से रखना। जो चित्रकारों के नाम है अभी अब तक अपन
देखिए कितने चित्रकारों के नाम देख लिए हैं, कौन कौन से चित्र देख लिए हैं। तो ये सब जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए भाई पढ़ना भी थोड़ा सही तरीके से पड़ता है और समझने लायक फैक्ट होते हैं भाई कौन सी चित्रकला में कौन से चित्रकार रहते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं तो उनको जरूर याद रखना पड़ेगा। इसके बाद में अपन बात स्टार्ट करते हैं चाउंड। ठीक है, मेवाड़ में बात कर रहे हैं। मेवाड़ जो चित्रकला की शैली है इसमें बात कर रहे हैं। जब फर्स्ट अपन देखे थे चामुंडिया उदयपुर चित्रकला। अब बात आती है, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रताप जी की। बड़े शासक हुए महाराणा प्रताप जी। ठीक है, तो महाराणा प्रताप की बात कर लेते हैं। महाराणा प्रताप पर अपन पिछली क्लास में ही अपन बात कर रहे थे कि जगन्नाथ कछुआ 1585 में 1585 में मुगलों की तरफ से प्रताप पर अंतिम आक्रमण था। ठीक है, जगन्नाथ कछुआ करता है। इसके बाद में यानी जो प्रताप 1585 के बाद में यानी 1587-88 के आसपास में यानी चाउंड को अपनी नई राजधानी बना लेता है। तो देखिए जब अंतिम आक्रमण था यानी मुगलों की तरफ से प्रताप पर, तो इसका मतलब अंतिम आक्रमण का मतलब है कि भाई इसके बाद में कोई आक्रमण नहीं हो रहा है प्रताप के ऊपर, यानी कोई बड़ा आक्रमण नहीं हो रहा है, छोटे मोटे भाई चलते रहते हैं। इतना बड़ा शासक है, इतना बड़ा वीर योद्धा प्रतापी छोटे मोटे को तो यूं ही यानी चुटकियों में ही सल्टा देता होगा। तो चाउंड को राजधानी बना लेता है प्रताप। ठीक है, 85 के बाद में। तो भाई चाउंड को अब जब युद्ध नहीं हो रहे, आक्रमण नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है शांति काल, शांति से बैठा है प्रताप जी। अब भाई जो बंदा शांति काल में बैठा है, सही तरीके से रेस्ट वगैरह कर रहा है, तो फिर उसको बैठे बैठे को कुछ ना कुछ काम तो करने पड़ेंगे। देखिए घर पे बैठे बैठे काम नहीं चलते, घर पे बैठे बैठे पार नहीं पड़ती है, ये आप भी समझते हो, सब लोग जानते हैं। तो भाई प्रताप भी कुछ ना कुछ तो करे, तो बैठे बैठे भाई जो कोई अच्छे काम ही करवा ले। ठीक है, तो ये चित्रकला पर ही विकास करवा लेते, भाई चित्रकला कोई डेवलप करवा लेते हैं। शांति काल में बैठे बैठे कुछ तो अच्छे काम करवाए जाने चाहिए, तो शांति काल में बैठे बैठे प्रताप चित्रकला को विकसित करवाते हैं या डेवलप करवाते हैं। तो चाउंड से मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ होता है। आप लिख लेना 1585 वाली जो चाउंड जो ये बातें हैं जगन्नाथ कछुआ वाली, यहाँ पर लिखना आवश्यक नहीं है, अपन पहले बात कर चुके हैं। ओनली आपको याद दिलाने के लिए थोड़ी सी बात में बताया हूँ। ठीक है, आपने लिखना है प्रताप डाल के, यानी हेडिंग लगाना महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप यानी आगे डैश लगा के लिखना कि जो चाउंड से, ठीक है, चाउंड से मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ होता है। ठीक, ये बात हो गई है। मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र जो विकास है चाउंड से स्टार्ट होता है, या चाउंड से प्रारंभ होता है। इसके बाद में बात आती है मुख्य चित्रकार। प्रताप के समय में जो मुख्य चित्रकार था नासिरुद्दीन था, इंपॉर्टेंट चित्रकार है। प्रताप के समय जो बड़े चित्रकार, इंपॉर्टेंट चित्रकार, जो मुख्य चित्रकार हुए थे नासिरुद्दीन हुए थे। अब देखिए थोड़ी सी बात मैं और आगे बताने की कोशिश करूंगा। देखिए जो भाई नासिरुद्दीन ने बनाया होगा 1592, ठीक है, 1592 का अपने को एक चित्र मिलता है, ढोला मारू का चित्र। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी बताने की कोशिश करूं। ढोला मारू का चित्र है। आप कहीं पर भी जो पर्यटन की दृष्टि से कोई मैगजीन वगैरह जो कोई बात आती है, जो चित्रकला की दृष्टि से कोई भी जो बुक वगैरह जो कोई मैगजीन आती हो और उसके ऊपर कोई ऊंट अपने आगे के 2 घुटने टेके हुए आपको दिखाई दे, उसके ऊपर एक महिला और एक पुरुष का जो चित्र आपको दिखाई दे जाए ऊंट पर, ठीक है, कैमल पर, तो वो चित्र होगा ढोला मारू का चित्र। ठीक, वो देखे कन्फर्म मैं यही बताऊं, कहने की कोशिश करूंगा, आप शब्दों की मत जाना किसी और चित्रकार का जो चित्र लाके दे दो भाई यार ये ढोला मारू का नहीं है। लेकिन मैं बताने की कोशिश करूंगा जो चित्रकला से संबंधित जो भी या पेंटिंग से जो संबंधित जो भी मैगजीन या बुक है, उसके ऊपर यदि आपको आगे से 2 घुटने टेके हुए जो घुटना टेके हुए जो ऊंट दिख जाए और उसके ऊपर एक महिला और पुरुष राजशाही पोशाक के अंदर दिख जाए,
तो उसका मतलब कन्फर्म है को डोलामारू के चित्र, डोलामारू के चित्र काफी छापे जाते हैं, हर जगह पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो 1592 का जो चित्र डोलामारू का चित्र है ये मिलता है प्रताप के समय का जो चित्र है, ये ध्यान रखना। देखिए जो डोलामारू का जो चित्र है जो 1592 में मिलता है, ये वर्तमान में दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थित है, दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा हुआ है, धरा गया है, ठीक है। धरा हुआ अपने को मिल जाएगा, कभी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में विजिट करो, देखने जाओ तो आपको यह चित्र मिल जाएगा। 1592 ईस्वी का है, प्रताप के समय का चित्र है, ठीक है, डोलामारू का जो चित्र है। इसके बाद में बात आती है जो प्रताप की अपन बात कर लिए हैं, देखिए थोड़ा सा डायरी लेना भाई, प्रताप की बात कर लिए हैं। प्रताप के बाद में अपन बात करते हैं अमर सिंह प्रथम की, अमर सिंह प्रथम की बात कर लेते हैं। देखिए अमर सिंह प्रथम की बात आती है तो आगे जब ये भाई नासिरुद्दीन जो चित्रकार है ये अमर सिंह प्रथम के समय में भी चित्रकारी करता है, नासिरुद्दीन अमर सिंह प्रथम के समय में भी रहता है। अब देखिए शासक चेंज हो जाते हैं, इसका मतलब ये होगा कि भाई नासिरुद्दीन थोड़ा सा जवान बंदा होगा, प्रताप जी के बाद में शासन अमर सिंह प्रथम करते हैं, नासिरुद्दीन जवान है तो अमर सिंह प्रथम के समय में भी रहेगा। ये थोड़ा सा समझना भाई, ये सोच के बैठ जाओ यार ये तो भाई प्रताप के समय में नासिरुद्दीन है तो अमर सिंह प्रथम के समय में और ही कोई चित्रकार आना जरूरी है, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। तो नासिरुद्दीन यहाँ पर भी रहता है, ठीक है, ये थोड़ा सा नोट कर लेना, अमर सिंह प्रथम के समय में भी नासिरुद्दीन रहता है। अब बात आती है नासिरुद्दीन की, तो नासिरुद्दीन 1605 में एक चित्र बनाता है। देखिए नासिरुद्दीन, देखिए 1605 में एक चित्र बनाता है, जो चित्र बना था उसका नाम है रागमाला, इंपॉर्टेंट चित्र है। रागमाला के थोड़े से और भी मैं बताऊंगा, यानी जो कंफ्यूज करने वाला जो फैक्ट आएगा रागमाला का वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखिए रागमाला का चित्र नासिरुद्दीन 1605 में अमर सिंह फर्स्ट के समय करता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार से जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप नोट कर सकते हो, आपके राइट है लिखना और नहीं लिखना, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, बोर्ड पर लिख सकता हूँ, ठीक है। बात आती है अमर सिंह प्रथम की, अमर सिंह प्रथम के समय नासिरुद्दीन रहता है, ठीक है, चित्र जो मुख्य चित्रकार है। नासिरुद्दीन अमर सिंह फर्स्ट के समय 1605 ईस्वी में रागमाला का चित्रण करता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप लिख लेना। अब रागमाला का अर्थ मैं बता देता हूँ, रागमाला का अर्थ है संगीत की 6 रागें, ठीक है, संगीत की 6 राग। अब बात आती है ये संगीत की 6 राग क्या होती है। देखिए संगीत की जो अलग अलग 6 रागों में गाया जाता है संगीत, इस जो संगीत की 6 रागों का जो चित्रण किया गया है नासिरुद्दीन के समय 1605 ईस्वी में रागमाला के रूप में, ये बात आपको समझ में आ गई। संगीत में 6 राग और 36 रागिनियां मानी जाती है, ठीक है, आप कहीं बॉक्स बना के लिख लेना। संगीत में 6 राग यानी मुख्य रूप से 6 राग और 36 रागिनियां मानी जाती है, इनके अकॉर्डिंग संगीत गाया जाता है। ये मुझे नहीं पता कैसे गाया जाता है, किस लय में गाया जाता है, ये आप सुन सकते हो या किसी विशेषज्ञ के पास जा सकते हो, ठीक है। अब बात आती है आगे, इसी समय 1605 के आसपास या अमर सिंह प्रथम के समय में, थोड़ा सा ध्यान रखना, शब्दों पे मत जाना, ठीक है। अमर सिंह प्रथम के समय में एक चित्र और चित्रित किया जाता है, वो किया जाता है 12 मासा का। अब साहब 12 मासा आपको कंफ्यूजन कर सकते, ये 12 मासा क्या है। 12 मासी हम तो नदियां पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तब 12 मासी जो नदियों का मतलब हम तो ये समझते हैं कि जो निरंतर 12 माह तक बहती रहती है, ठीक है, जिनमें निरंतर 12 माह तक 12 महीनों तक पानी बहता रहता है, प्रवाहित होता है, उनको हम तो 12 मासी नदियां कहते हैं साहब। अब ये 12 मासा ये क्या आ गया, तो 12 मासा की अपन आगे बात करते हैं, मैं बताऊंगा 12 मासा क्या होता है, अभी भी मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, जस्ट अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए जो 12 मासा है ये जो ऋतुओं के आधार पर चित्रण किया गया है, ठीक है। 12 मासा का जो चित्रण किया गया है अमर सिंह प्रथम के समय में किया गया है, जो ऋतुओं के आधार पर, ऋतु अलग अलग ऋतुएं होती है 12 महीने में, तो 12 महीने में जो अलग अलग ऋतुएं होती है उन ऋतुओं के आधार पर 12 मासा का चित्रण किया गया है। थोड़ा सा और मैं बताने की कोशिश करूं तो ऋतु जैसे एक तो चौमासा होता है, चौमासा आप सब समझते, इस समय जो चौमासा चल रहा है, ठीक है, बारिश के दिन चल रहे हैं भाई। देखिए एक चित्र बनाया जाए, इसमें आप को यानी पेड़ पौधे हरे दिखाई दो, ठीक है, पेड़ पौधे हरे दिखाई दे,
बारीक बारीक बूंदे पड़ रही है आसमान से, चित्र में, चित्र की बात बता रहा हूँ। पेड़ और इस आसपास की जो पहाड़ियां हरी दिखाई दे रही है, ठीक है। जानवर उस पहाड़ियों में चर रहे हैं, गाय भैंस जो बकरी आपकी है, पेड़ पौधे हरे हैं, बूंदे गिर रही है। तो यार आप क्लियर कर सकते हो चित्र को देख के, भाई ये चौमासा का जो चित्र है, बारिश के दिनों का चित्र है। एक चित्र आपके सामने दिख जाए कि उसमें एक किसान है, किसान बनियान में है, धोती बांध रखा है, खोपड़ी के सिर के टावल लपेट रखा है, पसीनों में तरबतर हो रखा है, खेत जोत रहा है, खेत की जुताई कर रहा है, जो भी फसल काट रहा है, ठीक है। पर यानी जो मटकी रखी है, मटकी से पानी पीने की कोशिश कर रहा है। एक जो कुत्ता मान लो, एक जानवर मान लो, जो तपती गर्मी से जीभ निकालकर, यानी तपती गर्मी में जीभ निकालकर सांसें ले रहा है। इसका मतलब यह है कि इस चित्र को आप देखकर यानी पहचान सकते हो कि इस जानवर को गर्मी लग रही है, भयंकर गर्मी लग रही है, प्यास भी लग रही होगी संभवतः, यानी इसलिए जीभ निकालकर लारे गिरा रहा है। और किसान बनियान में तब ही रहता तब उसको गर्मी लग रही है। भाई सर्दी में तो यानी ठीक ठाक जुगाड़ करके रहेगा किसान, ठीक है। तो मैं ये समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। सर्दी के जो चित्र मिल जाए, एक चित्र है आपके सामने कि उसमें जो कोई बंदा काफी अच्छे कपड़े पहन रखा, काफी ज्यादा यानी अच्छे की, देखिए ये अलग बात है, अच्छे की बात नहीं कर रहा, यानी जो काफी ज्यादा कपड़े पहन रखा, सर्दी का जुगाड़ कर रखा है। जैसे भी आप समझ सकते हो, कोई बंदा सो रहा है तो रजाई ओढ़ के सो रहा है चित्र में, तो आप समझ सकते हो। या कोई बंदा या कोई परिवार है, आग सेक रहा है, आग ताप रहा है, अलाव जला के, आग जला के, तो आप समझ सकते हो सर्दी का चित्रण है, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऋतुओं के आधार पर 12 मासा का चित्रण किया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने काफी अच्छी कोशिश की है, काफी अच्छा प्रयास किया आपको समझाने का। अभी भी नहीं समझ में आए तो एक बार वापस बैक करके देख सकते हो। फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर मैं कुछ ही नहीं कर सकता भाई, जो आप भी जानो या फिर ऊपर वाला जाने, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं जगत सिंह प्रथम की। प्रताप की बात कर चुके हैं, अमर सिंह प्रथम की बात कर चुके हैं। अब बात आती है जगत सिंह प्रथम की। लेकिन ये थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये जो लगा रहा हूं ये फर्स्ट, ठीक है, अमर सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम, तो ये ध्यान रखना। तो अब बात कर रहे हैं जगत सिंह प्रथम की। देखिए जो जगत सिंह प्रथम है, इनके समय में जो चित्रकला है, मेवाड़ की चित्रकला है, इसको सही तरीके से डेवलप किया जाता है, सही तरीके से विकसित किया जाता है, इसका सही तरीके से विकास होता है जो मेवाड़ की चित्रकला का। तो इनका जो शासनकाल है, जगत सिंह प्रथम का जो शासनकाल है, मेवाड़ की चित्रकला का गोल्डन पीरियड, ये स्वर्ण काल कहलाता है। आप नोट डाल के लिख लेना यहाँ पर डैश लगा के कि जो जगत सिंह प्रथम का शासनकाल है, मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है, गोल्डन पीरियड कहलाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। इसके बाद में बात करते हैं जो इन्होंने एक चित्रकला विभाग की स्थापना करवाई थी, जो जगत सिंह फर्स्ट ने चित्रकला विभाग की स्थापना करवाई थी। आप लिख लेना, जगत सिंह फर्स्ट ने चित्रकला विभाग की स्थापना करवाई थी। इस चित्रकला विभाग का मैं नाम लिख देता हूं, चितेरोरी ओबरी। ठीक है, ये बात हो गई है। चितेरोरी ओबरी की स्थापना या चित्रकला विभाग की स्थापना मेवाड़ में कौन करवाता है? जगत सिंह फर्स्ट करवाता है। ये चितेरोरी ओबरी है, इसको तस्वीरारों कारखानों भी कहा जाता है। देखिए ये जो चितेरोरी ओबरी है, अपन पहले भी कहीं ना कहीं ओबरी की बात कर चुके हैं, ठीक है, ओबरी की बात कर चुके हैं। ओबरी का मतलब होता है एक कमरा या छोटा कमरा, इस प्रकार से बात आ सकती है। ओबरी जो स्थानीय भाषा में पहले के टाइम में अपने घरों में होती थी, जो नाज वाज रखने की, अनाज बोलते हैं, नाज भी बोलते हैं, जो भी कोई ऐसी चीज है जो उनको यानी सुरक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो खाने पीने की चीजें, भाई कोई कुत्ता बिल्ली डायरेक्ट एंट्री कर जाए घर में और जो इनको खा जाए, तो उनके लिए एक व्यवस्था की जाती थी ओबरी की, ठीक है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, ओबरी एक इसी प्रकार की व्यवस्था को इंगित किया गया है यहाँ पर कि जो कमरा टाइप का हो, हॉल टाइप का हो, जो एक जगह बैठने लायक, जो
8-10 लोग मिलकर बैठ सकते हैं, जो चित्रकार मिलकर बैठ सकते हैं और चित्रकारी कर सकते हैं। तो इसको जो चित्तेरोरी ओबरी को कहा गया है तस्वीरारों कारखानों। कारखाना आप जानते हो एक प्रकार से जो बड़ा कारखाना है, यहाँ पर जो बैठकर चित्रकार चित्रकारी कर सके। समझने की कोशिश करना, शब्दों पे जाने की कोशिश मत करना। आपको जैसा सही लगे वैसा आप समझ सकते हो। स्थानीय जो शब्द होते हैं उनको आप सही तरीके से समझ सकते हो खुद भी। मेरी ही जिम्मेदारी नहीं है कि भाई जो स्थानीय कोई भी शब्द है आप बोलना चाहोगे यार हमारे ओबरी नहीं बोलते, ओरी कुछ बोलते हैं, तो भाई इसका तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। यहाँ पर ओबरी लिखा हुआ है तो ओबरी मैंने लिखवाया, तो आपको भी ओबरी लिख लेना चाहिए। और आपकी जिम्मेदारी है आपके क्या बोलते हैं, आप क्या समझते हो, ठीक है। इसके बाद में बात आती है कि जो इनके जो समय में जगत सिंह प्रथम के जो समय में मुख्य चित्रकार हुए थे साहिबदीन हुए थे। ठीक है, इनके जो समय में साहिबदीन मुख्य चित्रकार हुए थे जगत सिंह प्रथम के समय में। इन्होंने जो साहिबदीन ने, ठीक है, जगत सिंह प्रथम के समय में साहिबदीन जो चित्रकार हुए थे, तो साहिबदीन ने राजाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाए थे, इंडिविजुअल जो चित्र बनाए थे। आप तो लिख लेना, साहिबदीन ने राजाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाए थे। इसके बाद में बात आती है रागमाला का चित्र किया था। बात आ गई ना रागमाला वाली, जो कंफ्यूज कर सकती है। आगे भी अपन पढ़ेंगे अलग अलग, और लगभग 2 चित्रकार आएंगे, 2 जगह पर अपन पढ़ेंगे तो वहां पर जो चित्रकारों ने रागमाला का चित्रण किया है। तो 2 बार तो अपन रागमाला का चित्रण पढ़ चुके हैं। तो रागमाला का जो चित्रण नासिरुद्दीन कर चुके हैं एक बार, और एक बार रागमाला का जो चित्रण यानी साहिबदीन कर चुके हैं। ठीक है, ये बात आपको सही तरीके से समझ में आ गई होगी। साहिबदीन के बाद में लिख लेना यहाँ पर जो मुख्य चित्रकार मनोहर। ठीक है, 2 चित्रकारों की अपन बात कर लेते हैं। मुख्य चित्रकार जो जगत सिंह प्रथम के समय में हुए हैं साहिबदीन और मनोहर। साहिबदीन ने रागमाला का चित्रण किया था और राजाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाए थे। देखिए जो रागमाला वाला जो फैक्ट है वो सही तरीके से आपको याद रखना ही पड़ेगा। अलग अलग चित्रकारों के द्वारा रागमाला का चित्रण किया जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि भाई आपने तो बताया नहीं, मैंने तो आपको बता दिया है। आप किस प्रकार से नोट कर सकते हो और किस प्रकार से आप याद करते हो वो आपकी जिम्मेदारी है। तो रागमाला का चित्रण एक बार तो नासिरुद्दीन करता है और एक बार साहिबदीन, और आगे भी अपन पढ़ते रहेंगे। तो बात आती है संग्राम सिंह सेकंड के समय की। देखिए संग्राम सिंह सेकंड के समय की बात करते हैं अपन। इसको मिटा करिए, यहां पर कर लेता हूं। देखो थोड़ा सा फैक्चुअल बात है, समझने की कोशिश करना। अपन थोड़ा साइड में जाके बात करेंगे संग्राम सिंह सेकंड के समय में। देखिए संग्राम सिंह सेकंड है, इनके समय में आप लिख रहे हैं नोट डाल के, इनके समय में अलग अलग विषयों पर चित्र बनाए गए हैं। अलग अलग विषय कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो आप इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा अंदर नहीं जाना आपको, कि संग्राम सिंह सेकंड के समय में अलग अलग विषयों पर चित्र बनाए गए हैं। बात आती है जैसे, अब बात थोड़ा समझने की कोशिश करना कि अलग अलग चित्रों, अलग अलग विषयों पर चित्र बनाए गए हैं। जैसे कलीला दिमना, कलीला दिमना पर चित्र बनाए गए हैं। अब देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ज्यादा डीप में आप भी जाने की कोशिश मत करना, लेकिन एक जो पुस्तक है, जो बुक है, उसका नाम ध्यान रख लेना आप। तो इसके अलावा भी उसका कहीं पर भी क्वेश्चन बन सकता है, उल्लेख मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए जो कलीला दिमना है, इस पर चित्रण किया गया है संग्राम सिंह सेकंड के समय में। देखिए जो कलीला दिमना है, एक विष्णु शर्मा हुए थे, जो बड़े राइटर हुए हैं, गुप्त काल में हुए थे जो राइटर। तो गुप्त काल में विष्णु शर्मा ने एक पुस्तक लिखी थी पंचतंत्र। हालांकि मुझे पता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता है कि पंचतंत्र के जो राइटर कौन है, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा की पुस्तक, मुख्य जो पुस्तक है जो पंचतंत्र है, ठीक है। ये गुप्त काल की जो पुस्तक है, गुप्त काल में लिखी हुई पुस्तक है। इस विष्णु शर्मा के जो पंचतंत्र जो पुस्तक है, विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र पुस्तक है, इसका अरबी भाषा में जो अनुवाद किया गया है उसको कलीला दिमना कहा जाता है, ठीक है। अरबी भाषा में जो अनुवाद किया गया, अरबों ने अरबी भाषा में अनुवाद करवाया था, इसको यानी कलीला दिमना जो नाम दिया गया है।
इस कलीला दिमना पर संग्राम सिंह सेकंड के समय में चित्रकारी या चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी मुझे आशा है। आपने सही समझने की कोशिश की होगी, हालांकि मैंने भी आपको सही समझाने की कोशिश की है। देखिए, जो पंचतंत्र विष्णु शर्मा का है, इसमें इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार से राजा के जो राजकुमार होते हैं उनको शिक्षा दी जाती है। प्रारंभिक जो शिक्षा दी जाती है यानी कहानियों पर आधारित है, बच्चों को पढ़ाई जाने वाली जो पुस्तक है, बुक है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कभी कोशिश करना आपके सामने भी आ जाए तो समझने की, थोड़ी बहुत पढ़ने की, ठीक है। तो संग्राम सिंह सेकंड के समय में कलीला दिमना पर चित्रकारी या चित्रण बनाए गए हैं, चित्रकारी की गई है। तो मैं बता दिया, कलीला दमना विष्णु शर्मा की पुस्तक पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद है। विष्णु शर्मा की पुस्तक जो पंचतंत्र है उसका जो अनुवाद अरबी भाषा में किया गया, उसको नाम दिया गया कलीला दिमना। ठीक है, समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं मुल्ला दो प्याजा के लतीफे। जैसे यहाँ पर चित्रकारों या चित्रों की बात करें अलग अलग विषयों में, तो मुल्ला दो प्याजा के लतीफे। अब वापस में बताने की कोशिश करूं, लतीफे का मतलब होता है चुटकुले। ठीक है, लतीफे का मतलब चुटकुले। तो मुल्ला दो प्याजा भाई जो कोई दरबारी था, अकबर का दरबार में रहता था, अकबर के दरबार में रहता था, अकबर का दरबारी विद्वान था। संभवतः यह अपन सुनते हैं जो उल्लेख मिलता है इसके अनुसार ये कहा जाता है कि जो मुल्ला दो प्याजा है ये खाने के साथ या खाने में दो प्याज अक्सर खाया करता था, तो इसका नाम रखा गया, पड़ गया मुल्ला दो प्याजा। भाई मुल्ला दो प्याज खाता है खाने के साथ। तो इसके जो लतीफे भाई चुटकुलों वाली जो कहानियां होगी, जो कोई संग्रह होगा, इस पर जो चित्रकारी की गई है संग्राम सिंह सेकंड के समय में की गई है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। संग्राम सिंह सेकंड के समय में वापस अपन बात करते हैं चित्रकारी की। तो संग्राम सिंह सेकंड के समय में अलग अलग चित्रों यानी विषयों पर चित्र बनाए गए हैं, चित्रकारी की गई है। जैसे अपन बात करते हैं कलीला दिमना और मुल्ला दो प्याजा के लतीफे। कलीला दिमना मुगल यानी सॉरी जो गुप्त काल में जो बड़े यानी राइटर हुए हैं, यानी विष्णु शर्मा, तो विष्णु शर्मा की जो पुस्तक है पंचतंत्र, तो पंचतंत्र का जो अरबी भाषा में अनुवाद करवाया गया है अरबों के द्वारा, उसका नाम दिया गया कलीला दिमना। कलीला दिमना पर संग्राम सिंह सेकंड के समय में चित्रकारी की गई है। ये आपको समझ में आ गया होगा। राजकुमार यानी राजा के राजकुमारों को किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है, इस बात का उल्लेख मिलता है पंचतंत्र में, विष्णु शर्मा की जो पुस्तक है। इसके बाद में अपन बात करें मुल्ला दो प्याजा के लतीफे। लतीफों का अर्थ होता है चुटकुले। मुल्ला दो प्याजा यानी अकबर का दरबारी विद्वान था। अक्सर इसके लिए कहा जाता है कि ये जो खाने के साथ दो प्याज खाया करता था। ये बात हो गई। तो इनके ऊपर जो चित्रकारी की गई संग्राम सिंह सेकंड के समय में की गई है। इसके बाद में अपन बात करते हैं चाउंड चित्रकला की विशेषताएं। चाउंड उदयपुर चित्रकला की विशेषताएं, ये आप मैं मौखिक बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मौखिक बताने की समझाने की कोशिश करूंगा। आप नोट कर सकते हो, हेडिंग डाल लेना। जो चाउंड उदयपुर जो चित्रकला की विशेषताएं, जो सबसे पहले जो विशेषताएं आप लिख सकते हो कि राजस्थानी चित्रकला का उद्भव मानी जाती है। चाउंड या उदयपुर चित्रकला है राजस्थानी चित्रकला का उद्भव मानी जाती है। ठीक है, ओरिजिन बोल सकते हो, उत्पत्ति मान सकते हो। इसके बाद में बात आते हैं कि कौन कौन से रंग, कौन कौन से कलर इसमें प्रयोग में लिए जाते हैं। तो इसमें लिया जाता है लाल, पीला, हरा, नीला और सफेद। ठीक है, लाल, पीला, हरा, नीला और सफेद। रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू और व्हाइट। ठीक है, आप समझ गए होंगे कौन कौन से कलर। भाई जो कोई अलग ही तो कलर है नहीं, आप सब कपड़े उपड़े पहनते हो इस प्रकार के रंगों के, तो आप लिख लिए होंगे। बात आती है शिकार के दृश्यों पर 3D प्रभाव। ठीक है, 3D आप मूवी वगैरह देखते हो, समझते हो 3D क्या होता है। तो शिकार के दृश्यों के 3D प्रभाव यहाँ पर चित्रित किए गए हैं जो चाउंड चित्रकला शैली में। इसके बाद में बात आती है कदम्ब के वृक्षों का अधिक चित्रण किया जाता है। कदम्ब के जो चित्र है, कदम्ब आप सब समझते हो, तो कदम्ब के चित्रों का अधिक चित्रण किया गया। कदम्ब के वृक्षों पर अधिक चित्रकारी की गई है। इसके बाद में बात आती है कि महिलाओं के जो चित्र बनाए गए हैं, कि महिलाओं के जो चित्र बनाए गए हैं उनमें उन महिलाओं की आंखों को मछली के जैसे चित्रित किया गया है। ठीक है, जो महिलाओं के चित्र बनाए गए हैं, जो चित्रित किए गए हैं, उनमें उन चित्रों में महिलाओं की आंखों को मीन आकृति की या मछली की आंखों के समान चित्रित किया गया। एक प्रकार से मीनाक्षी कह सकते हैं। ठीक है,
आपको कमेंट बॉक्स में ऐड करना चाहिए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति अपन किस प्रकार की आकृति पढ़े थे। तो आप देखिए कमेंट बॉक्स में ऐड कीजिए, याद है कि नहीं आपको। इसके बाद में बात करते हैं, जो पुरुष है उनको कम कद के दिखाए गए हैं, ठीक है, पुरुषों को ठिगना दिखाया गया है, उनका जो कद है यानी कम दिखाया गया है। पुरुषों की जो गर्दन की यानी पुरुषों के जो चित्रों में पगड़ी भी दिखाई गई है, टर्बन भी दिखाई गई है, यानी पगड़ी को टर्बन बोलते हैं इंग्लिश में, बात समझ में आनी चाहिए। छोटी ग्रीवा दिखाई जाती है यानी गर्दन छोटी दिखाई जाती है, मैं जो ये चाउंड चित्रकला की बात आती है तब, ठीक। इस चित्र में इन जो चाउंड चित्रकला की जो चित्रों में पुरुषों का जहां पर चित्रण किया गया, चित्रित किया गया है, वहां पर जो पुरुषों की गर्दन छोटी दिखाई जाती है, ग्रीवा, ठीक है, छोटी दिखाई जाती है। अब बात आती है जो मुख्य चित्रकारों की, तो चाउंड जो चित्रकला है इसके जो मुख्य चित्रकारों की बात आती है तो नानाराम, ठीक है। तो ये नानाराम जो इंपॉर्टेंट चित्र आ जाता है, तो एक इंपॉर्टेंट चित्रकार आ जाता है। देखिए नानाराम और नूरुद्दीन, इन दोनों का नाम तो इंपॉर्टेंट लिख लेना। नानाराम ने एक जो चित्र बनाया था, ठीक है, नानाराम, यहां पर जो चाउंड चित्रकला के चित्रकारों की अपन बात कर रहे हैं, और भी चित्रकार है उनके मैं आपको नाम बता दूंगा। नानाराम, नूरुद्दीन, आप लिखना चाहो तो गंगाराम, कृपाराम, जगन्नाथ और साहिबुद्दीन लिख लेना, ठीक है। साहिबुद्दीन की शायद अपन पहले बात कर चुके हैं अभी, तो साहिबुद्दीन लिख लेना, कृपाराम लिख लेना, जगन्नाथ लिख लेना और गंगाराम लिख लेना। इजी इजी नाम है, उनको आप लिख सकते हो। इनकी थोड़ी सी मैं बात बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए मैं इनका नाम लिख दिया हूँ, तो आप इनके साथ लिख लेना, कृपाराम, गंगाराम, जगन्नाथ और साहिबुद्दीन। बात आती है जो नानाराम की, तो नानाराम ने एक चित्र बनाया था, पारिजात अवतरण, ठीक है। पारिजात अवतरण, नानाराम ने जो चित्र बनाया था, जो पारिजात अवतरण, ये जो किसके समय बनाया गया था, उदय सिंह के समय में बनाया गया था। उदय सिंह के समय में नानाराम ने पारिजात अवतरण का चित्रकारी की थी। पौधे का नाम है पारिजात, ठीक है। पारिजात किस प्रकार से अवतरण देता है, यही थोड़ा सा शब्द पर जाने की कोशिश करना, शब्द अर्थ समझने की कोशिश करना। पारिजात का एक पौधा है, किस प्रकार से अवतरण लेता है, तो उसका जो चित्रण नानाराम के द्वारा उदय सिंह के समय में किया गया है। देखिए मैं आपको वापस बताने की सही तरीके से कोशिश करूं कि नानाराम मेवाड़ जो मेवाड़ चित्रकला, मेवाड़ शैली में, मेवाड़ चित्रकला शैली में अपन जो चाउंड उदयपुर चित्रकला शैली पढ़ रहे हैं, उसके जो चित्रकारों की बात करते हैं तो नानाराम, नूरुद्दीन, साहिबुद्दीन, कृपाराम, जगन्नाथ और गंगाराम जी है मुख्य मुख्य चित्रकार। इनमें अपन बात करें पर्टिकुलर नानाराम जी और नूरुद्दीन की बात करेंगे। नानाराम जी का एक चित्र है पारिजात अवतरण, जो उदय सिंह के समय में चित्रित किया जाता है 1540 ईस्वी में, ठीक है। 1540 ईस्वी में जो चित्रित किया जाता है, तो इसकी क्या विशेषता है, ये क्या जो प्रोसेस है, इसकी भी मैं बता देता हूँ। देखिए जब समुद्र मंथन चल रहा था देवताओं और दानवों का, उस समुद्र मंथन के दौरान एक पौधा उत्पन्न होता है, एक पौधा अवतरण लेता है, उस पौधे का नाम है पारिजात, ठीक है, पारिजात का पौधा। देखिए जो इसके फूल आते हैं, पारिजात का जो पौधा है, इसके जो फूल आते हैं उनको कहा गया है हरश्रृंगार, ठीक है, हरश्रृंगार के फूल। देखिए आपको थोड़ा सा और बताने की कोशिश करूं, जब माता सीता 14 वर्ष के जो वनवास के दौरान जो वनवास काट रहे थे, उस दौरान जो माता सीता जो श्रृंगार के रूप में जो यूज करती हैं जो फूल, तो पारिजात पौधे के हरश्रृंगार के फूल यूज करती हैं, जो यानी उपयोग में लेती हैं। इस जो फूल के अलावा कोई भी श्रृंगार नाम से कोई भी आभूषण वगैरह धारण नहीं करते, कोई भी श्रृंगार नहीं करती है, ठीक है। और किसी चीज का, यानी सीधी सी बात है, और किसी चीज का श्रृंगार नहीं करती है। पारिजात पौधे के जो फूल है हर श्रृंगार उनका ही श्रृंगार करती है, ठीक। ऐसा भी कहा जाता है
कि जो कौन थे, जो कुंती थे, जो अर्जुन की माता जी थे, उन्होंने कौनतेव महादेव मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा था उनकी देखरेख में, उनके द्वारा कौनते महादेव मंदिर बनवाया जा रहा था। तो कुंती की ये इच्छा थी कि यहाँ पर इस मंदिर के पास में जो पारिजात का पौधा उगाया जाना चाहिए, या जो हरश्रृंगार के फूल का जो पौधा है वो उगाया जाना चाहिए। देखिए, जो अर्जुन जो कुंती का कहना मानता है, अपनी माता कुंती का कहना मानता है, और जो ये समुद्र मंथन के दौरान जो पौधा उत्पन्न हुआ था, इस पौधे को इंद्र अपने इंद्रलोक में ले जाकर लगा देता है। तो अर्जुन अपनी माता की आज्ञा मानते हुए इस पौधे को लेने इंद्रलोक जाते हैं, और इंद्रलोक से इस पौधे को किस प्रकार से यानी लाते हैं, नीचे लाते हैं। ठीक है, तो देखिए इस जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है जो अर्जुन के द्वारा ये पारिजात का जो पौधा ये लाया जाता है कुंती की आज्ञा पर या कुंती की इच्छा पर कि यहाँ पर पारिजात का पौधा उगाया जाना चाहिए। इसके जो हरश्रृंगार के जो फूल है, इन फूलों से मैं महादेव की या शिव जी का अभिषेक करूंगी या अभिषेक करना चाहती हूँ। तो जो अर्जुन के द्वारा इस पारिजात के पौधे को ही लाया जाता है, और इस पौधे को जो लाए जाने की जो प्रोसेस है, जो चित्रण है, जो भागवत पुराण में मिल जाती है, इसकी जो कहानी है, इसका जो चित्रण है भागवत पुराण में मिल जाता है। और इस चित्र का या इस चित्र की चित्रकारी की जाती है उदय सिंह के समय में पारिजात अवतरण के अनुसार या पारिजात अवतरण के रूप में नानाराम के द्वारा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मुझे आशा है मैं सही तरीके से आपके सामने बताने की कोशिश किया हूं ये। लेकिन अपने को चित्रकला या चित्र शैली के अकॉर्डिंग अगर बात रखने की आती है, याद रखने की आती है, तो आपको पारिजात अवतरण याद रखना है, किसके समय में चित्रकारी की जाती है, किसके द्वारा चित्रकारी की जाती है, 1540 में चित्रकारी की जाती है। यह जो ये जो कहानी है, जो किंवदंती, जो स्टोरी है, मैं आपको बता दी हूँ। ठीक, वापस अगर सुनना चाहो तो मैं वापस बात बताने की कोशिश करूँ कि जो नानाराम ने 1540 ईस्वी में उदय सिंह के समय में पारिजात अवतरण का चित्रण किया है। ये पारिजात अवतरण क्या है? देवताओं और दानवों के बीच में समुद्र मंथन जब चल रहा था, तब एक पारिजात पौधा उत्पन्न होता है। इस पारिजात के पौधे को इंद्र अपने इंद्रलोक में ले जाकर लगा देता है। ऐसा कहा जाता है कि माता सीता जब 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे, उस दौरान जो श्रृंगार के रूप में इस पारिजात पौधे के जो फूलों को हरश्रृंगार कहा जाता है, हर श्रृंगार से ही अपना श्रृंगार किया करते थे। इसके अलावा किसी भी चीज का या किसी भी वस्तु से श्रृंगार नहीं किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि, या ऐसी भी कहानी है कि कुंती एक कौनते महादेव मंदिर का या महादेव मंदिर की स्थापना करना चाह रहे थे, और इस स्थापना के दौरान उनकी इच्छा थी कि इस मंदिर के पास में, कौनते महादेव मंदिर के पास में पारिजात का पौधा उगाया जाना चाहिए, या इसके जो फूल है, हरिश्रृंगार के फूल है, ये होने चाहिए। इनसे मैं महादेव जी की या महादेव जी का अभिषेक करना चाहती हूँ। इस इच्छा के अकॉर्डिंग जो ये इच्छा जाहिर करने के बाद अर्जुन को पता लगता है, अर्जुन के सामने इच्छा जाहिर करती है कुंती, जो अर्जुन की माता जी थे। अर्जुन को लगता है ये इच्छा पूरी होनी चाहिए। अर्जुन इंद्रलोक में जाते हैं और इंद्रलोक से इस जो पारिजात के पौधे को लाते हैं, कि यानी जो अर्जुन के द्वारा ये पारिजात के पौधे को लाया जाता है। इस चित्र का या इस चित्रण का, इस कहानी का जो चित्र अपने को मिलता है, ये जो कहानी मिलती है भागवत पुराण में मिल जाती है। इसके अकॉर्डिंग ये इस पर आधारित जो चित्रकारी चित्रण किया जाता है पारिजात अवतरण का उदय सिंह के समय में नानाराम के द्वारा 1540 ईस्वी में। ठीक है, आपको ये समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखिए ये नूरुद्दीन के समय की, जो नूरुद्दीन की बात आती है। देखिए नूरुद्दीन जो चित्रकार है, जो नूरुद्दीन है जगत सिंह सेकंड के समय में, तो ये जो जगत सिंह सेकंड का चित्र बनाता है। ठीक है, आप लिख लेना, नूरुद्दीन जगत सिंह सेकंड का चित्र बनाता है। ठीक है, और जो चित्रकारों की भी अपन बात कर ले, गंगाराम, कृपाराम, जगन्नाथ, साहिबुद्दीन। ठीक है, मनोहर जो अपन पहले पढ़ लिए थे। अब बात आती है नाथ द्वारा शैली। मेवाड़ में ही पढ़ रहे हैं। अब मेवाड़ की जो सेकंड नंबर वाली पढ़ते हैं, नाथ द्वारा शैली। हालांकि अपन जो देवगढ़ की बात किए हैं, मुझे लग रहा है शायद सेकंड नंबर पर अपन देवगढ़ पढ़े थे, लेकिन बात कर लेते हैं नाथ द्वारा शैली की।
नाथ द्वारा चित्रकला। मेवाड़ जो चित्रकला शैली है उसकी बात आती है, तो बात आती है दूसरे नंबर पर नाथ द्वारा चित्रकला की, नाथ द्वारा चित्रकला शैली की। बात आती है कि नाथ द्वारा जो चित्रकला अपन पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा इस पर प्रभाव मिलेगा वल्लभ संप्रदाय का। ठीक, वल्लभ संप्रदाय का सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है इस पर, लिख लेना आप। मेवाड़ और ब्रज शैली का मिश्रित रूप माना जाता है ये, जो मेवाड़ और जो ब्रज शैली। मेवाड़ में तो अपन पढ़ ही रहे हैं, मेवाड़ के बाद बात आती है ब्रज शैली का मिश्रित रूप। ठीक है, मेवाड़ और ब्रज शैली का जो मिश्रित रूप कौन सी चित्रकला शैली मानी जाती है, तो नाथ द्वारा चित्रकला शैली मानी जाती है। बात आती है श्रीनाथ जी की। ठीक है, नाथ द्वारा की बात आती है तो श्रीनाथ जी के बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकता, नाम ही इनके नाम पर पड़ा हुआ है। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में जो मूर्ति के पीछे जो चित्रकारी की जाती है, जो कपड़े पर चित्रकारी की जाती है, उसको कहा जाता है पिछवाइयां। आप लिख लेना कि श्रीनाथ जी के मंदिर में मूर्ति के पीछे जो दीवार पर या कपड़े पर जो चित्रकारी की जाती है, पर्दे पर जो चित्र बनाए जाते हैं, उनको कहा जाता है पिछवाइयां। पिछवाइयां, ठीक, इंपॉर्टेंट है कि पिछवाइयां कहाँ की प्रसिद्ध है, कहां पर बनाई जाती है, नाथ द्वारा में बनाई जाती है। मूर्ति के पीछे कोई भी मंदिर में मान लो, यानी नाथ द्वारा क्षेत्र में, यानी मंदिर में मूर्ति के पीछे दीवार पर या कपड़े पर जो चित्रकारी की जाती है उसको कहा जाता है पिछवाइयां। ठीक है, पीछे से आपको पिछवाइयां याद आ जानी चाहिए, ज्यादा कंफ्यूजन वाला फैक्ट है नहीं, लेकिन मुख्य रूप से कहां पर बनाया जाता है, नाथ द्वारा में, तो ये ध्यान रख लेना पिछवाइयां कहाँ की प्रसिद्ध है। अब इसके बाद में बात आते हैं कि जो ब्रज प्रदेश का जो प्रभाव आता है मिश्रित मिलता है अपने को, तो फिर मथुरा साइड वाली बात आ जाती है। ब्रज प्रदेश की बात आती है मथुरा साइड की, तो मथुरा जो कृष्ण भगवान का जो काफी अच्छा बोलबाला रहता है, उन्हीं के नाम से जाना जाता है, वृंदावन वगैरह जो भी है। तो सबसे ज्यादा यानी जो चित्रकारी जो भगवान कृष्ण की जो गाय, ठीक है, गाय का सबसे ज्यादा चित्रण किया गया है। ठीक है, तो गायों का अधिक चित्रण सबसे ज्यादा क्या कह सकते हैं, सबसे ज्यादा कीजिए भाई, अधिक चित्रण किया गया है, जो प्रभाव रहा है, जो तवज्जो दी गई है, जो इंपॉर्टेंस दी गई है चित्रकारी में, तो गाय को दी गई है। तो गाय का सर्वाधिक चित्रण मिलता है या अधिक चित्रण किया गया है। इसके बाद में बात आते हैं केले के पेड़ का चित्रण ज्यादा किया गया है, तो आप लिख लेना केले का पेड़ का चित्रण सर्वाधिक किया गया, खूब किया गया, बड़ी मात्रा में किया गया, बड़ी तादाद में किया गया है। और आपको शायद अभी तो खैर वापस तो इस सीरीज में तो अपन पढ़े नहीं है, लेकिन अपन जो केले की सांझी पढ़ेंगे नाथ द्वारा में। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ, केले की सांझी नाथ द्वारा में बनाई जाती है, ये भी याद रखना चाहिए। हालांकि साइड में बॉक्स बना के लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। आसमान में देवताओं के चित्रण बनाए गए हैं। ठीक है, आसमान में देवता घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, तो उनके चित्रण भी किए गए हैं, ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पर नाथ द्वारा शैली में। और हरे और पीले रंगों का प्रयोग ज्यादा किया गया है, ग्रीन और येलो, ग्रीन एंड येलो, हरे और पीले रंगों का प्रयोग ज्यादा किया गया है। यहाँ पर जो मुख्य चित्रकारों की बात आती है, तो चित्रकार आप लिख लेना। देखिए, जो महिला चित्रकारों की भी बात आती है नाथ द्वारा चित्रकला शैली अपन पढ़ते हैं, तो कमला और इलायची आप लिख लेना। इलायची जो खाने वाली इलायची चाय में डालते हो, तो कमला और इलायची दो मुख्य महिला चित्रकार हुए हैं यहाँ पे नाथ द्वारा चित्रकला शैली में। ठीक है, अब बात आती है पुरुष चित्रकारों की, जो आदमी जो चित्रकार थे, पुरुष थे, उनकी बात आती है, तो बाबा रामचंद्र, तो आप लिख लेना यार, इजी नाम है, बाबा रामचंद्र, नारायण चतुर्भुज। ठीक है, फर्स्ट जो मैं देखिए थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना भाई, कोई दो नामों को एक जगह करके आप ये सुनते एक ही नाम है। फर्स्ट की जो बात कर रहा हूँ, जो अलग नाम, यानी बाबा रामचंद्र एक नाम है, दूसरा है नारायण, तीसरा है चतुर्भुज, चतुर्भुज। ठीक है, और इसके बाद में बात आती है रामलिंग। ठीक है, रामलिंग ये अलग नाम है। इसके बाद में आती है घासीराम, ये अलग नाम है। इसके बाद में बात आती है उदयराम, ये अलग नाम है। इसके बाद में आती है बात चंपालाल, तो चंपालाल भी अलग नाम है। बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, और जो अपन बात किए हैं घासीराम, उदयराम और चंपालाल। ठीक है, तो ये बातें हुई हैं। अब ये जो कंप्लीट हो चुकी है नाथ द्वारा शैली। इसके बाद में बात आती है देवगढ़ चित्रकला शैली।
देखिए देवगढ़ अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। मेवाड़ के जो प्रथम श्रेणी के ठिकानों की बात आती है तो अपन पहले पढ़ लिए थे जब जो राजवंश पढ़ रहे थे उस समय। तो देवगढ़ चित्रकला शैली की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वैसे मौखिक बात कर लेते हैं। देवगढ़ जो है मेवाड़ का 16वां या अंतिम प्रथम श्रेणी ठिकाना था। ठीक है, जो देवगढ़ ठिकाना था मेवाड़ का 16वां ठिकाना कह सकते हैं या अंतिम ठिकाना कह सकते हैं, लेकिन प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ठीक है, पहले बात कर चुके हैं। आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो, देखो और कौन कौन से जो ठिकाने थे या चुंडा को कौन कौन से 4 ठिकाने दिए गए थे, अपन विस्तार से बात कर चुके हैं उनकी। तो देवगढ़ जो मेवाड़ का 16वां ब्रैकेट में लिख लेना अंतिम प्रथम श्रेणी ठिकाना था। इस ठिकाने का जो सामंत होता था उसको 16वां उमराव कहा जाता था। ठीक है, जो देवगढ़ ठिकाने का जो सामंत होता था उसको 16वां उमराव कहा जाता था। क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है भाई, जो ये भी बन सकता है, चित्रकला के अलावा भी बन सकता है क्वेश्चन, कि देवगढ़ ठिकाने के सामंत को क्या कहा जाता था। ऑप्शन में 16वां उमराव मिल जाएगा, या निम्नलिखित में से 16वां उमराव किस ठिकाने के सामंत को कहा जाता था, तो फिर आपको ऑप्शन करना पड़ेगा देवगढ़। ठीक है, देखिए अब बात आती है 1680 की बात करते हैं अपन। 1680 में जो महाराणा जयसिंह है इस समय, ठीक है, 1680 में महाराणा जयसिंह है जो राजा मेवाड़ के, उनके समय में द्वारिका दास चुंडावत। ठीक है, महाराणा जयसिंह 1680 में यहाँ के राजा हैं, शासक हैं। महाराणा जयसिंह द्वारिका दास चुंडावत को इस ठिकाने को देते हैं कि यार आप इस ठिकाने का प्रभार संभालिए। तो महाराणा जयसिंह के समय में द्वारिका दास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की थी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कौन करता है? द्वारिका दास चुंडावत। राजा इस समय कौन है? महाराणा जयसिंह। देखिए द्वारिका दास चुंडावत के समय में, ठीक है, द्वारिका दास चुंडावत के समय में देवगढ़ की जो चित्रकला है, देवगढ़ जो चित्रकला है, ये विधिवत तरीके से शुरू होती है। इसलिए ये बात समझने लायक थी, इसलिए ये बात करने लायक थी, इसलिए ये बात करने के योग्य थी। ये जो पूरी बात है क्यों बताऊं मैं आपको, कुछ देवगढ़ जो मेवाड़ का 16वां या अंतिम प्रथम श्रेणी ठिकाना है। 1680 में महाराणा जयसिंह द्वारिका दास चुंडावत के नेतृत्व में, या महाराणा जयसिंह के नेतृत्व में द्वारिका दास चुंडावत इस ठिकाने की स्थापना करते हैं। ठिकाने के सामंत कौन है? द्वारिका दास चुंडावत। राजा इस समय कौन है? महाराणा जयसिंह। द्वारिका दास चुंडावत के समय में, द्वारिका दास चुंडावत के शासनकाल में देवगढ़ की जो चित्रकला है ये विधिवत रूप से शुरू होती है, प्रारंभ होती है। आपको ये लिखना है, एक नोट डाल के लिखना है, एक लाइन लिखनी है कि द्वारिका दास चुंडावत के शासनकाल में या द्वारिका दास चुंडावत के समय में देवगढ़ चित्रकला विधिवत प्रारंभ होती है या शुरू होती है। ये बात तो ठीक है। एक चित्रकार हुए हैं श्रीधर अंधारे। श्रीधर अंधारे, तो श्रीधर अंधारे जो चित्रकार हुए हैं, इन्होंने देवगढ़ चित्रकला को महत्व प्रदान किया। ठीक है, श्रीधर अंधारे ने देवगढ़ चित्रकला को महत्व प्रदान किया है, या काफी अच्छा इसका जो विकास किया है देवगढ़ चित्रकला का, या सही तरीके से संरक्षण दिया है, या काफी चित्रकारी किया होगा भाई जो श्रीधर अंधारे। नाम तो बेचारे का नाम में तो अंधा आ रहा है, लेकिन चित्रकला को तो सही तरीके से यानी जो गति देता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो देवगढ़ चित्रकला को महत्वपूर्ण रूप से मुख्यतः कौन महत्व प्रदान करता है? ठीक है, तो श्रीधर अंधारे करते हैं। देवगढ़ जो चित्रकला है, नोट करने लायक बात है, देवगढ़ चित्रकला मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ चित्रकला का मिश्रण रूप है। एक चित्रकला छोड़ दो, कौन सी? हाड़ौती चित्रकला। ठीक है,
तो हाड़ौती चित्रकला को छोड़ दिया जाए तो सभी चित्रकलाओं का मिश्रण रूप, ये जो चित्रकला का मिश्रण यहाँ पर दिख जाएगा। तो आप लिख लो कि जो देवगढ़ चित्रकला है, मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ चित्रकला का मिश्रित रूप या मिश्रण रूप मानी जाती है। अब बात आती है इसमें रंगों की। तो हरे और पीले रंगों का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। हरे व पीले रंगों का मुख्य रूप से बात आती है तो इसमें पीले रंग का प्रयोग ज्यादा किया गया है। तो आप ग्रीन और येलो लिख सकते हैं। उसमें भी स्पेशल अगर लिखना चाहो, मुख्यतः आप लिखना चाहो तो येलो कलर या पीला रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, देखिए जो ये देवगढ़ चित्रकला है ये भी अपन पढ़े हैं। इसकी भी अब बात यहीं तक रहती है कि जो मुख्य चित्रकारों के अपन नाम पढ़ सकते हैं, ज्यादा कोई फैक्ट है नहीं। ठीक है, तो बात करेंगे जो चित्रकारों की। देखिए जो चित्रकारों की बात आती है तो चित्रकारों के नाम आप लिख लेना, यानी जो प्रमुख चित्रों की भी बात आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा या मैं बताने की कोशिश करता हूँ। पहले आप जो प्रमुख चित्र भी लिख सकते हो। प्रमुख चित्रों की बात आती है तो मोती महल के भित्ति चित्र हैं और जो अजारारी ओबरी के चित्र, अजारा की ओबरी के चित्र हैं। पहले आप हेडिंग डालो, यानी देवगढ़ चित्रकला के प्रमुख चित्र। ठीक है, प्रमुख चित्रों में यानी प्रमुख चित्र आप यहां पर लिख लेते हो इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हो। यहां पर लिख सकते हो मोती महल के भित्ति चित्र। ठीक है, प्रमुख चित्रों में देवगढ़ कला के प्रमुख चित्र हैं। जो फर्स्ट है मोती महल के चित्र और इधर आप सेकंड में लिख सकते हो अजारा की ओबरी के चित्र, अजारा की ओबरी। ठीक है, चितेलोरी ओबरी पहले अपन बात कर चुके हैं, या हजारा की ओबरी है तो यहाँ पे ये लिख लेना। अब बात आती है प्रमुख जो चित्रकारों की, तो कंवला। ठीक है, कंवला ये अजीब सा नाम है। कंवला ये प्रमुख चित्रकार है। चोखा, जो अपन चौकी चीज बोलते हैं, अच्छी चीज को अपन बोलते हैं चौकी है, ये तो चौकी छे या तो चोखा। बैजनाथ, ठीक है मैं लिख देता हूं, बगता हरचंद। ठीक है, कंवला, चौका, बगता, हरचंद। एक नगा भी लिख लेना। ठीक है, एक जो चित्रकार नगा, कंवला, नगा, चौका, बैजनाथ, बगता, हरचंद, ये जो चित्रकार है देवगढ़ चित्रकला के प्रमुख चित्रकार। ठीक है, इनकी भी अपन बात कर लिए हैं। जो मेवाड़ की चित्रकला पर सर्वाधिक प्रभाव कोई डालता है, सर्वाधिक कोई कार्य करता है मेवाड़ की जो चित्रकला पर, तो आप एक नोट डाल कर लिख लेना। देखिए जो देवगढ़ चित्रकला की ओवरऑल, यानी जो देवगढ़ चित्रकला के ही संदर्भ में बात नहीं कर रहे, ओवरऑल अपन मेवाड़ चित्रकला की बात कर रहे हैं। अब एक नोट डलवा रहा हूं मैं आपको, तो एक नोट डाल लेना। इसमें आप लिख लेना 3 चित्रकारों के नाम लिख लेना कि एक तो श्रीधर हंदारे। ठीक है, अपन बात कर लिए श्रीधर हंदारे। आर के वशिष्ठ का नाम लिख लेना, और एक डॉक्टर सर्वश्री, यानी सर्वश्री डॉक्टर मोतीचंद। देखिए श्रीधर अंधारे, आर के वशिष्ठ और मोतीचंद जिनका अपन नाम लिखे, इन तीनों के आप एरो लगा के लिख लेना। इन्होंने मेवाड़ की चित्रकला पर सर्वाधिक कार्य किया है। ठीक है, ये जो चित्रकार है नोट डाल के लिख लेना, श्रीधर अंधारे, आर के वशिष्ठ, सर्वश्री डॉक्टर मोतीचंद, इन तीनों चित्रकारों ने मेवाड़ की चित्रकला पर सर्वाधिक कार्य किया है। ठीक है, ये बात हो चुकी है। देखिए थोड़ी सी मैं अलग जो डीप जाकर फैक्ट बताने की कोशिश करूं तो समझने की आप कोशिश कर लेना। आपके समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी समझने की कोशिश कर लेना। ठीक है, बात करते हैं डगलस बैरेट और बेसल की। ठीक है, डगलस बैरेट और बेसल। ये दो अलग अलग विद्वान है भाई, डगलस बैरेट और बेसिल। ठीक है, देखिए बेसिल गे, इनका पूरा नाम बेसिल गे। ठीक है, डगलस बैरेट और बेसिल गे, एक चोर 85 का।
चोर 85 का भारत में चित्र शैली है, ठीक है। भारत में चित्रों का प्रकार है, चित्रों की शैली है। देखिए ये जो चोर 85 का जो भारत में चित्रों का प्रकार है, जो शैली है, इसका उद्भव डगलस बैरेट और बेसिल गे मेवाड़ से मानते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करना। डगलस बैरेट और बेसिल गे दो बड़े चित्रकार हुए हैं, दो बड़े विद्वान हैं। ये चोर 85 का एक चित्रों का प्रकार है, एक चित्रों की शैली है। भारतीय स्तर पर, भारत के संदर्भ की बात करें तो भारत में चित्रों की शैली है, चित्रों का प्रकार है चोर 85 का नाम से। इस प्रकार का जो उद्भव मानते हैं बेसिल गे और जो डगलस बैरेट है, ये भारत में राजस्थान के मेवाड़ से उद्भव मानते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। चोर 85 का भारत में चित्रों का प्रकार है, ये आपको भी मैं बता दिया। अब बात आती है कश्मीरी लेखक है विल्हण। कश्मीरी लेखक है विल्हण। कश्मीरी लेखक की जो कश्मीरी लेखक विल्हण है, उनकी एक पुस्तक है चोर 85 का। ये भी बात समझने की कोशिश करना। ये चोर 85 का जो पुस्तक है, इसमें कहानी बताई गई है एक चोर अपनी प्रेमिका से किस प्रकार से मिलता है, ठीक है। चोर और यानी एक चोर अपनी प्रेमिका से मिलता है, उसकी कहानी चोर 85 का नामक पुस्तक में बताई गई है, जो कि कश्मीरी लेखक विल्हण की पुस्तक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये समझने की कोशिश करना। नहीं समझ में आए तो भी समझने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट बात है। वापस बताओ, डगलस बैरेट और बेसिल गे दो बड़े विद्वान हैं। भारत में एक चित्रों का प्रकार है, चित्रों की एक शैली है चोर 85 का। इस चोर 85 का जो चित्रों की जो शैली है, चित्र शैली है, इसका उद्भव बेसिल गे और जो डगलस बैरेट है, भारत के राजस्थान के मेवाड़ से उद्भव मानते हैं, ठीक है। मेवाड़ से मुख्य रूप से इसका उद्भव मानते हैं बेसिल गे और डगलस बैरेट। चोर 85 का चित्रों की शैली है, सही तरीके से आपको याद रहना चाहिए, भारत की चित्र शैली है, भारत में चलती है। एक कश्मीरी लेखक हुए हैं विल्हण। विल्हण की पुस्तक है चोर 85 का। इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है, इस पुस्तक में कहानी बताई गई है कि एक चोर किस प्रकार से अपनी प्रेमिका से मिलता है, ठीक है। चोर द्वारा अपनी प्रेमिका से मिलने की कहानी कश्मीरी विद्वान, कश्मीरी लेखक विल्हण की पुस्तक चोर 85 का में बताई गई है, ठीक है। ये बात है। ये आज अपन कंप्लीट कर लिए हैं मेवाड़ चित्रकला, मेवाड़ चित्रकला शैली। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे मारवाड़ चित्रकला शैली की। वैसे ही शायद अपन कोशिश करेंगे एक एक क्लास में एक एक चित्रकला को पढ़ लें, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में मारवाड़ चित्रकला शैली के साथ में मिलते हैं। थैंक यू।